आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है उसके विषय में पढ़ाया जाएगा। इससे क्या फ़ायदे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने से, या फिर नेचुरल मैटिंग जो कराते हैं उससे क्या नुकसान है, तो उन दोनों का अपना डिफरेंस भी बताया जाएगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते कैसे हैं ये आप लोगों को बताया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, ये इसमें सारा क्या होगा विधिवत रूप से आपको बताया जाएगा। तो आपने देखा होगा फील्ड में कभी कभी बोल देते हैं एआई, तो एआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लंबा ना बोलकर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना बोलकर शॉर्ट में बोल देते हैं एआई। ठीक है। अब एआई किन किन पशुओं में करते हैं ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए, और एआई से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एआई की डेफिनेशन क्या है। एक बिल्कुल आपको साधारण भाषा में बताया जाने का मतलब है जो भी हमारे कृत्रिम विधि द्वारा या कृत्रिम उपकरण द्वारा जो नर पशु होता है, मेल एनिमल होता है, उससे सीमन कलेक्ट कर लेना। सीमन कलेक्ट करने के बाद उसको जो फीमेल एनिमल होता है, जब वो किस में होता है, फीमेल एनिमल जब वो ईस्ट्रस फेज में होता है, ठीक है, हीट के साइन शो करता है, उस स्थिति में क्या होता है, वो सीमन उसकी बच्चेदानी में पहुंचा देना। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट भी कलेक्ट करके कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको कलेक्ट करने के बाद एक लेबोरेटरी मेथड होता है जिसमें वो सांड का सीमन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद लैब में जाके क्या होता है, उसको सीमन एक्स्ट्रा के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं लैब प्रोसेस होने के बाद, और क्या होता है डीप फ्रीजर कर देते हैं, जिसे उसमें क्या है, कौन सी गैस में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन। इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसको प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो उसमें स्पर्म की क्वालिटी रहती है वो स्पर्म की क्वालिटी आपकी बनी रहती है। जब भी आपको यूज करना रहता है तो यूज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे कंटेनर में आप ले आए वहाँ से, आपके पास कंटेनर में क्या है, सीमन है, सीमन आप निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको थॉइंग करेंगे। थाइंग का प्रोसीजर क्या होता है, हम पहले क्या होता है, पानी गर्म कर लेते हैं। गर्म कितना करते हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए थाइंग का, 34 से 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको क्या है, पानी को गर्म कर देते हैं। इतने टेम्परेचर में कंटेनर से सीमन निकालते हैं। निकालने के बाद क्या होता है, उसमें वाटर में डाल देते हैं। एक पोर्ट होता है, पोर्ट में इस हिसाब से डालते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं होने, उसके पूरे जो सरफेस होता है पूरे पे क्या होता है, वो पानी इक्वल मात्रा पे उसको डिप करना चाहिए। आगे समझ, इससे क्या होगा, ठीक है, तो उसको इसलिए करते हैं, जैसे बहुत कम टेम्परेचर होता है, डायरेक्ट उसको लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, सोक होगा। सोक की वजह से जो उसके अंदर सीमन है, जो स्पर्म है, वो क्या होगा, सोक में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके जो फर्टिलिटी है कम हो जाएगी, या फिर वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी सीमन की घट जाती है। उसकी क्वालिटी यथासंभव बनाने के लिए क्या करते हैं, थ्रोइंग करते हैं। तो आगे थ्रोइंग करना। ठीक है, अब क्या होता है, कंटेनर से आपने सीमन निकाला, सीमन निकालने के बाद थ्रोइंग कर ली, थ्रोइंग के बाद क्या हो गया, आपने एआई गन में उसको लोड कर लिया। ठीक है, एआई गन में लोड करने के बाद क्या होगा, उससे पहले लोड कर लिया, उससे लोड बाद में करते हैं। पहले क्या होता है, जो हमारा फीमेल एनिमल होता है जिसमें एआई कर रहे हैं उसको हमें क्या होता है, हाथ डाल के पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेते हैं। पहली बात तो साइन से पता चल जाता है, यदि वो क्या हो रहा है, साइन जो स्ट्रेस के साइन शो कर रहा है, वो आपको भली बात ही पता है क्या क्या साइन होते हैं। ठीक है, तो उसके क्या म्यूकस, जो वेजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज डालते हुए दिखाई देगा, आवाज़ करेगी ये। और तो फिर भी क्या होता है, हम क्या होता है, पहले उसमें हाथ डाल के पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, बच्चेदानी प्रॉपर सही है या नहीं, नॉर्मल अवस्था में है या नहीं, कोई इन्फेक्शन है या नहीं, या फिर उसमें और क्या कर लेते हैं, उसका हाथ डालकर सर्विक्स की जांच कर लेते हैं। और सर्विक्स की जांच कर लेंगे, सर्विक्स की क्या जांच करोगे, सर्विसाइटिस तो नहीं है, या फिर उसका सर्विक्स का मुंह खुला है या बंद है। तो ये सब भली बात है, जब नॉर्मल सारे उसकी बच्चेदानी नॉर्मल होती है, तब उसमें क्या है, अलाउ करते हैं कि अब इसमें हमें एआई कर देनी चाहिए। ठीक है,
तब जो हमने सीमन, ठीक है, थ्रोइंग करेंगे। थ्रोइंग करने के बाद क्या होगा, सीमन उसमें एआई गन जो होती है उस पर लोड करेंगे। लोड करने के बाद क्या होता है, हम पर रेक्टल में हाथ डालकर उसका सर्विस पकड़ लेते हैं। सर्विस पकड़ने के बाद क्या होता है, एआई गन उसके बल्बा के थ्रू, वेजाइना के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचाना है हमें, सर्विक्स के मुंह पर। अब इसमें बताने के लिए आपको मैं बताता हूँ, अभी आपको बच्चेदानी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कैसे गन पहुँचानी है ये भी तो होना चाहिए। जब एआई करने के लिए क्या करना है आपको, ये मान के चलिए जैसे यहाँ पर बच्चेदानी है, ये रेक्टम है, ये क्या है उसका वल्वा है, यहाँ से हमारी वेजाइना शुरू हो गई, इसके बाद क्या सर्विक्स हो गया सर्विक्स के बाद ये क्या होगा, उसमें ये क्या होगा, जगह कम है इसलिए छोटा आपको क्या है बच्चेदानी छोटी बनाई है, ठीक है। लेकिन जब हाथ डालेंगे आपको क्या पता होना चाहिए नॉर्मल बच्चेदानी क्या होती है, अब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो ये ऊपर की ऐसे लेयर है, रेक्टम की लेयर है, तो इसे क्या बोल देंगे हम, रेक्टम। इसको क्या बोल देंगे, वल्वल लिप। ये क्या हो गया, वेजाइना। ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, सर्विक्स। ये यूट्राइन बॉडी हो गया, ये यूट्राइन हॉर्न हो गया, ये क्या हो गया, ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ओवरी हो गया ओवरी। यही हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। इसी में तो सीमन रखना है। अब सीमन एआई गन जब लोड हो गई तब क्या करना है हमें, पर रेक्टल क्या होता है, हाथ डालेंगे, उसके रेक्टम में क्या होगा, गोबर होगा, तो गोबर को निकाल देते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बैक रैकिंग। तो इससे क्या होगा, जब गोबर खाली हो जाएगा तो इसमें क्या आपको बच्चेदानी पकड़ने में क्या होगा, आसानी होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। गोबर रहेगा तो क्या होगा, वो आपको सही से बच्चेदानी पालपेट नहीं करने देगा। तब क्या होगा, क्या तो इसके नीचे लेयर रहती है रेक्टम की, उसके नीचे हमारी बच्चेदानी रहती है पेल्विक कैविटी में, आगे समझ। तो हमने ऐसे हाथ डाल के इस हिसाब से क्या पकड़ेंगे, हम उसका सर्विस पकड़ लेंगे। आपको पहले ही बताया गया है, सर्विस पकड़ लिया। अब हम इसमें क्या है, गन तैयार है, हमें गन डालना है। तो इसके बल्बल लिप में हमें क्या एआई गन लेके गए, और कितने डिग्री के अंश पर, कोण पर लेके जाएंगे, 45 डिग्री के अंश पर लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या होता है, इसमें ये यूरिनरी ब्लैडर की क्या होती है, ओपनिंग होती है, जिससे हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, ब्लड, वो क्या बोलते हैं, पेशाब आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसमें निकल जाता है जब पेशाब करता है पशु। नीचे की साइड को और इस हिसाब से डालेंगे तो क्या होगा, उसकी ओपनिंग में हो सकता है एआई गन का टिप अटक जाए, परेशानी होगी। तब हमें क्या होता है, इसी वजह से हम क्या 45 डिग्री के एंगल पर इसे गन का जो टिप होगा उसको लेके जाएंगे। जब यहाँ तक तो ले गए, इसके बाद क्या होगा, जो वेजाइना वाला पार्ट जो होता है मुलायम रहता है, ठीक है, और क्या है थोड़ा, तो उसमें अगर गन डालेंगे तो अटक तो ही जाएगी। तो इसमें टेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे से गन एकदम सर्विस पे पहुंचे, तो क्या क्या अपनाते हैं इसमें, जो हमने ये सर्विस पकड़ा है गांठों में स्ट्रक्चर, उसको हम क्या अंदर को प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं तो बच्चेदानी में क्या होगा, उसमें तनाव होगा। जैसे ही आप गन लेके जाएंगे तनाव होगा, तो एकदम से गन आपकी रपक के कहाँ जाएगी, सर्विस पे पहुंच जाएगी। तो पहले क्या है, बल्बल लिप के अंदर करनी है, उसके बाद क्या वेजाइना के थ्रू कहाँ पहुंचानी है हमें, सर्विक्स पे। अब हमारी गन सर्विक्स पे पहुंच गई है, और आपने भली भांति पहले ज्ञात ही कर लिया है कि इसका मुंह ओपन है, सर्विक्स का। जब ओपन है तब क्या आपने उसको पकड़ा है, और यहाँ पर ले जाने के बाद, ठीक है, उसको गन से थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे भी एडजस्ट हो रहा है तो उसका जब मुंह खुला हुआ है, जैसे ही वहां पर इसका टिप पहुंचेगा, अपना प्रपक के कहाँ पहुंच जाएगी, यूट्राइन हॉर्न में पहुंच जाएगी, यूट्राइन बॉडी में पहुंच जाएगी। तो हमें क्या करना है, यूट्राइन बॉडी में यहाँ पर क्या करना है, हमें ये सीमन डिस्चार्ज कर देना है। जो गन है उसका सिरा जो पीछे से क्या होता है, पिस्टन आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सीमन हमारा यहाँ पर पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, यूट्राइन बॉडी में पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होता है, हमको क्या होता है, उसको गन को ऐसे करते हुए पीछे को निकाल लेते हैं। ये एआई हो गई। एआई करने के बाद और क्या करना रहता है हमें, और बात का भी ध्यान देना रहता है। तो हमारे जो बल्बल लिप होता है उसके बेस पर नीचे की साइड क्या होता है, हमारा क्लाइटोरिस होता है। एआई करने के बाद क्या करना है, जो क्लाइटोरिस है उसकी मसाज कर देना है। मसाज करेंगे आप तो क्या होगा, उसमें सेंसेशन होगा। सेंसेशन से क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है, जिससे क्या होगा, उसमें सेंसेशन होगा।
सेक्सुअली सेटिस्फाई भी होगा हमारा पशु, और क्या होगा उसमें, कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, जिससे क्या होगा, इसकी जो हमारे बच्चेदानी में जो सीमन डाला है उसकी क्या मोटिलिटी बढ़ जाएगी। आगे समय तो इससे क्या होता है, पशु के गर्भित रहने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है, कर लेंगे आप। ये तो हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक नेचुरल कराते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारा मेल पशु होता है और फीमेल पशु होता है उनका क्या होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कराते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, वो गर्भित करा देते हैं। आगे समझ, तो दोनों विधियां आपको पता चल गई, इसमें कोई परेशानी हो रही है। इसके बाद क्या होगा, वो सीमन कहाँ जाएगा, हमारा ओविडक्ट में जाएगा। ओविडक्ट में जाने के बाद क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट बनेगा वो ओविडक्ट में कितने दिन तक रहेगा, 4 दिन तक उसी में रहेगा। उसके बाद क्या होगा वो, ठीक है, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, इम्प्लांट होगा। इम्प्लांट के बाद क्या होगा, मतलब 18 दिन तक, लगभग 18 या 20 दिन तक क्या हो, एम्ब्रियो के स्टेज में रहेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, हमारा फीटस बनेगा। ठीक है, फीटस तब तक रहेगा जब तक वो पार्चुरेशन नहीं करेगी। जब वो पार्चुरेशन क्या बोलते हैं, जब पशु ब्याता है, ब्याने के बाद ब्या जाता है, ब्याने के बाद जो बच्चा निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो फीटस नहीं रहता, किसमें होता है, न्यूबॉर्न काफ के रूप में बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, एडल्ट होता है। एडल्ट के बाद क्या होता है, मैचुरेशन होती है उसमें। उसकी क्या होता है, अपने जितने भी उसके फीमेल है तो उसके फीमेल पार्ट के जो भी उसके बच्चेदानी होती है वो फंक्शनल हो जाती है, जितने हार्मोन है उसके फंक्शनल हो जाते हैं और वो क्या होता है, गर्मी पा जाती है। मेल है तो उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है। फिर से क्या होता है, वो अपना मैटिंग के लिए तैयार हो जाती है। आगे समय पूरा प्रोसेस। तो यहाँ तक कोई समझ में कोई ऐसे पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। अब इसके बाद इतना समझने के बाद अभी आपको क्या है, हम लाइव एनिमल पे लेके जाएंगे। लाइव एनिमल का मतलब जो भी गाय और भैंस दोनों में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तब आपको क्या होगा, वहाँ पर जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, एकदम खाका माइंड में बना रहेगा और जब आपको बोलेंगे तो आपका क्या ईजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे करनी है एआई। इतना करने के बाद क्या करना है हमें, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से बिंदु हैं उन पर ध्यान देना है। ठीक है, वो जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, कृत्रिम गर्भाधान की सफलता हेतु निम्न बिंदु, कौन कौन से बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, चयन हमें अगर तो अच्छा सांड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे सांड की पहचान कैसे करेंगे आप, अच्छे सांड की पहचान ऐसे करेंगे, उसकी क्या होगा, हमें उसके माता पिता की भी हिस्ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, उसके माँ ने कितना दूध दिया है, उसकी नानी ने कितना दूध दिया है, ठीक है, या उसके जो मदर है फादर है, तो क्या होता है उसकी भी क्या होता है, जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है, हिस्ट्री होती है कि इसकी माँ ने इतना दूध दिया है, इसके दूध में इतना फैट हुआ है, इतने टाइम तक उसने दूध दिया है। ठीक है, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो हमारे क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहो, हेरिडिटरी करेक्टर बीमारी तो नहीं है। ठीक है, वो सबकी क्या होता है, जांच कर लेते हैं लैब में, तब उस सांड को क्या होता है, सीमन कलेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और उसके क्या है, बिर्रे की जांच करते हैं, जो भी हमने ये मेल पशु क्या है सेलेक्ट किया है, तो उसके सीमन की जांच करेंगे। तो सीमन में क्या होना चाहिए, मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई सीमन में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और वॉल्यूम सीमन का जितना पर इजाकुलेशन कर रहा है उतना प्रॉपर होना चाहिए, ये तो देखना है। उसका क्या होना, सीमन प्रॉपर कलर का होना चाहिए, जो भी उसका नेचुरल कलर होता है, उसमें कोई भी पस या ब्लड आना नहीं चाहिए। तो ये सब क्या होता है, सीमन की जांच कर लेते हैं। उस सीमन जब सब जितने भी हमने पैरामीटर बताए हैं, उन पैरामीटरों पर जब हमारा पशु मेल पशु है जब खरा उतरता है, उसको क्या बोलते हैं, हम फिर सीमन कलेक्शन के लिए यूज कर लेते हैं। जो भी लेबोरेटरी होती है उसमें क्या है, जहाँ पर सीमन का एक्स्ट्रा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे मेल को। इसके बाद क्या है, हमने बताया आपको बिर्रे की जांच वैज्ञानिक तरीके से करनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, लैब में ले जाते हैं सीमन, उसकी जांच कर लेते हैं, सारा सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उसमें और किस चीज़ की ज़रूरत रहती है एआई करने के लिए, कुशल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। ठीक है,
कुशल टेक्नीशियन की होगी। जो भी एआई करने वाला व्यक्ति है उसको अगर नॉलेज नहीं होगी कहाँ पर सीमन छोड़ना है, थ्रोइंग प्रॉपर नहीं करनी आती, या उसे स्टेरिलाइजेशन जब एआई कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, अपना जो भी उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो सावधानियां नहीं बरत रहा है। सावधानियां किस हिसाब से, अगर वो एआई कर रहा है थ्रोइंग सही से नहीं कर रहा है, थ्रोइंग के बाद क्या होता है ग्लव्स नहीं हाथ पे लगा रहा है, ठीक है। अगर कंटामिनेशन होगा तो क्या होगा, सीमन हमारा डैमेज हो जाएगा, या वो इन्फेक्शन फीमेल पशु के अंदर चला जाएगा नहीं चला जाएगा। तो क्या होगा, जो भी एआई टेक्नीशियन है उनको कुशल तकनीक होना चाहिए, उनको नॉर्मल बच्चेदानी का पता होना चाहिए, एबनॉर्मल का पता होना चाहिए, तभी तो कर सकते हैं। अगर उसमें सर्विसाइटी से आप एआई करेंगे तो कहाँ से गर्भित रहेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, या उसमें बच्चेदानी का सूजन ज़्यादा है जिसकी वजह से उसमें माइक्रो जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पस है या और कोई परेशानी है, तो पहले उसका इलाज करना चाहिए, तभी तो यही करनी चाहिए। तो ये सब क्या होना, कुशल जो टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है, तो उनका हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें कुशल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होता है, जो भी हम इसमें उपकरण यूज कर रहे हैं, उपकरण कौन कौन से यूज कर रहे हैं, जैसे क्या है स्लीव, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, पर एआई के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, जो स्लीव है यूज करना चाहिए, यूज के बाद हो गए उसमें एआई तो उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। फिर अगले पशु पे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, न्यू स्लीव, या कोई सीट होती है, जो एआई सीट होती है, ठीक है, जिसके एआई गन पर लगाते हैं, लोड करते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, पर एनिमल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको धो लिया और यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो पहली वाली भैंस का कंटामिनेशन है वो दूसरी भैंस में चला जाएगा। उसी चीज से तो हम बच रहे हैं भाई। नेचुरल मैटिंग करने से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरल में अगर उसके मेल में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो इन्फेक्शन क्या होता है, इस गाय में भी जाएगा या इस भैंस में भी जाएगा। उससे जितने को वो क्या करेगा, मैटिंग करेगा, उनमें सारे में क्या होगा, वो इन्फेक्शन चलता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस इन्फेक्शन को कम करना है। जो भी उपकरण यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या है, पर एनिमल पर एआई करने के बाद उसको क्या होना चाहिए, हमें फेंक देना चाहिए, डिस्पोज कर देना चाहिए, हो जाएगा। और क्या करना चाहिए आपको, किसमें, मादा की जांच करना चाहिए। मादा की जांच करने का मतलब है, जो भी हमें फीमेल में जिसमें हम एआई करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर हीट टाइम है या नहीं है, किस टाइम पे आपको, किस टाइम पे उसमें हीट के साइंस हो गए, हीट के साइंस होने के बाद उसमें कब एआई करनी चाहिए, ओवुलेशन कब होगा। हमारी क्या सोच होनी चाहिए, ओवुलेशन के टाइम पे तो करनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, इधर से अंडा आए फीमेल की तरफ से, इधर से सीमन जाए, जितनी जल्दी आपस में मिलेंगे उतनी जल्दी क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ेंगे। क्यों, अगर ऐसा हुआ आपने सीमन तो अभी डाल दिया, अंडा आ रहा है, मतलब डिले ओवुलेशन हो रहा है, बहुत टाइम बाद में हो रहा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, एएमपीएम रूल। अगर हमारा पशु सुबह गर्मी पे आ रहा है तो शाम को उसमें एआई कर दो, शाम को आ रहा है तो सुबह को कर दो, एएमपीएम रूल का अपना लोगे, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं, जब भी हमारा पशु जब हीट में आता है तो कितने टाइम तक उसकी हीट रहती है, 24 घंटे तक। तो हमें क्या होना था, 24 घंटे में से लास्ट का जो टाइम होता है 24 घंटे, तो उसमें 8 या 10 घंटे घटा दीजिए, तो कितने घंटे बचे, ठीक है, 14 से 15 या 14 से 18 घंटे के बीच में अगर हम एआई कराएंगे, जब से वो उन्हें क्या है हीट के साइंस शो करें, तो उसमें क्या होगा, गर्भित रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि उधर से हमारा क्या ओवुलेशन हो गया, अंडा कहाँ पहुँच गया, ओविडक्ट में पहुँच गया, इधर से आपने सीमन उसमें डिस्पोज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया एआई के थ्रू, तो क्या दोनों आपस में क्या होगा, बहुत जल्दी कम समय में आपस में मिल जाएंगे, और जिससे क्या होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, कोई भी चूक नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, मैं एआई में हमारा क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये तो हो गया। और क्या होना चाहिए, टाइम प्रॉपर और प्रोसीजर, जो आपको प्रोसीजर बताया उसमें कोई भी हमारी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या है, प्रॉपर टाइम पे और बहुत अच्छे टेक्नीशियन, बहुत अच्छे अनुभव के साथ हमें क्या और करना है, उसमें एआई करनी है। ये कर लिया, इसके बाद क्या होता है, हमें स्ट्रेस साइन। स्ट्रेस साइन आपको पता ही है,
ठीक है। क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, हमारा पशु जो भी फीमेल पशु है वो आवाज करता है। आवाज करने के बाद क्या करेगा, वो वेजाइनल डिस्चार्ज डालता है। हमारा जो भी पशु है वो क्या होगा, रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन रहेगा, उसके शरीर का तापमान भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। हमारा जो पशु है उसका क्या है, दूध इंटेक, दूध देना भी उसका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे वो 5 किलो दूध एक टाइम में दे रहा है, तो हो सकता है उसका दूध 4 लीटर होने लगे, 3.5 होने लगे। तो जितना भी दे रहा है उससे थोड़ा कम हो जाता है। प्राइमरी अर्ज क्या है उसकी उस टाइम, फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, और क्या साइन दिखाई देते हैं उसमें, पूंछ क्या होता है, एक साइड को टिल्ट कर लेता है, उठा रहता है पूंछ, ठीक है, टेल रेज कर लेता है। और क्या होता है, जो पशु होता है वो दूसरे पशु पे क्या होता है, माउंट करता है। तो ये क्या होता है, पशु के ये लक्षण और शो करता है पशु, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये पशु जो फीमेल पशु है वो हीट पे है। इसको क्या है, या तो नेचुरल मैटिंग करा दो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो दोनों में से एक कराना है। और क्या करना है इसके अंदर, ये इसके हो गए, इसके साइन हो गए आपके पास। ये सब होने के बाद क्या है, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट जो हम फीमेल के अंदर अंडा होता है और जो मेल के अंदर स्पर्म होता है, जो एआई के थ्रू आप डालते हैं उसमें, ठीक है। तो वो दोनों आपस में मिलते हैं, अंडा और स्पर्म, ठीक है, ओवा और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं, जिसके दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, ठीक। इसके बाद आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए, जो भी जो हम शीत है, शीत ही तो निकालते हैं कंटेनर, उसी में तो रहता है, यही शीत बोलते हैं। उस शीत में कितना स्पर्म का काउंट होना चाहिए, नॉर्मल कितना रखते हैं। पहली बात तो ये देखिए उसमें कितने ml सीमन रहता है, कितना डालते हैं उसमें रहता है। आपने देखा होगा शीत, देखा शीत देखा है किसी ने, नहीं। अगर शीत देखा है तो उसके अंदर कितना रहता है, 0.25 ml, ठीक, क्या होता है उसमें, सीमन रहता है। किसी किसी में पहले क्या यूज करते थे उसमें 0.50, लेकिन अब कितना यूज कर रहे हैं अधिकतर में, 0.25 ml, 1 ml के चौथा भाग। तो हमें क्या होता है, लैब में जो भी लैब होता है उसमें क्या होता है, एक शीत में 0.25 ml में कितना सीमन की परसेंटेज होती है, कितने नंबर होते हैं स्पर्म के, 5 से 10 बिलियन, या फिर उसको लाख में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 100 लाख। तो आपने सोचो, इतने से कम अगर सीमन डालेंगे तो उसकी गर्भित रहने की जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। तो मिनिमम हमारा क्या होना चाहिए, इतना सीमन पर स्ट्रा होना चाहिए। आगे समझ। इसके बाद क्या करना है हमें, जब हमारा पूरा एआई हो गया, सब कुछ हो गया, फर्टिलाइज कर दिया, हमें पशु को क्या है देखना है। फिर देखना क्या है, अगर वो गर्भित होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर गर्भित होगा, तो उसकी जांच भी तो करनी चाहिए। हम जांच नहीं करेंगे, ऐसे ही उसको पाले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो हमें किस टाइम पे उसकी जांच करनी चाहिए, 2 से 3 महीने जब हो जाएं, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, हमारा जो हमने एआई की उसके द्वारा पशु गर्भित हुआ या नहीं हुआ। अगर गर्भित हो जाता है तो उसको क्या होता है, उसी तरह से हमारा मैनेजमेंट या पाला जाता है उसको। अगर गर्भित नहीं होता है तो क्या होता है, दोबारा से उसमें क्या होता है, जब पशु के हीट में आने का इंतजार करते हैं। अगर पशु हीट में नहीं आता है तो उसमें क्या होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, उसका क्या होता है, किट चलती है गर्मी पिलाने के लिए। बोलस फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है, और क्या होता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी है, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में कौन सा अप्लाई कर लेते हैं हम, जीपीजी प्रोटोकॉल यूज कर लेते हैं। बोलस फॉर्म में क्या होता है, स्टीम बेड किट यूज हो रही है, 21 दिनों की टैबलेट आती है, बोलस आती है, या 21 दिनों का कोई बहुत सारे पाउडर आते हैं, कुछ भी हम क्या, कैप्सूल भी आते हैं, कैप्सूल भी यूज, जो भी मेथड आपको, और क्या होता है, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको क्या होता है पशु के लिए अच्छा रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, उसको पशु को गर्मी पे लाने के लिए यूज कर सकते हो। जब पशु क्या होता है, गर्मी पे आ जाता है, दोबारा उसमें यही करेंगे। आगे समझ। ये करने के बाद क्या करना है, उसमें जो भी हमारा उसमें कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं ये तो पता होना चाहिए। कौन कौन से उपकरण यूज होते हैं,
सबसे पहले तो कुशल टेक्नीशियन, ये भी है। उसके बाद कंटेनर, ठीक है। कंटेनर में क्या होना चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए, और जिस कंटेनर में सीमन रखा है, सीमन स्ट्रा रखी है, उसकी लिक्विड नाइट्रोजन में हमेशा डिप रहना चाहिए। अगर वो उसमें लिक्विड नाइट्रोजन गैस हमारी क्या होता है, कम हो जाती है, तो क्या होता है, जितना भी उसमें सीमन स्ट्रा है वो डैमेज हो जाता है, फिर वो क्या होता है, एआई करने लायक यूज में नहीं रहता, ठीक है। उसको क्या होना चाहिए, हमें डिस्पेच कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कूलिंग चेन है वो हमें प्रॉपर मेंटेन करनी चाहिए, उसमें गैस की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो LN2 गैस की पता चल गया। और क्या होना चाहिए, एआई गन होना चाहिए। एआई गन के बाद क्या होना चाहिए, शीट होना चाहिए, एआई शीट होती है। और क्या होना चाहिए, फुल स्लीव होना चाहिए। लुब्रिकेंट होना चाहिए, कोई सा भी लुब्रिकेंट, जैसे लिक्विड पैराफिन यूज कर सकते हो, या और कोई सा भी आपको लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। ऐसा लुब्रिकेंट यूज करो, ऐसा मटेरियल यूज करो लुब्रिकेंट के रूप में, जो उसके रेक्टम में हाथ डालें तो उसके रेक्टम को इरिटेट ना करे, ये इंजरी ना हो, ठीक है। ये करने के बाद उसमें आपका क्या होना चाहिए, एक जब एआई कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, ठीक है, आपके प्रोटेक्शन के लिए। और क्या होने चाहिए, आपके पास गमबूट होने चाहिए। बैक रैकिंग कर रहे हैं, गोबर नीचे गिरता है तो आपके कपड़े क्या होंगे, कंटामिनेटेड होंगे या फिर बेकार होंगे, तो उसमें क्या होगा, गमबूट होता है, तो उससे क्या होता है, आपके कपड़े, या कोई पशु आपके एआई करते हुए पैर रख दे, वजनदार होता है ना पशु, भाई 3 क्विंटल का पशु है या 4 क्विंटल का पशु है, अगर उसका पैर खुर आपके पैर पर रखा जाएगा तो डैमेज होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या होना चाहिए, गमबूट भी होने चाहिए, अगर वो रखेगा तो आपका इंजरी होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे उपकरण आपको प्रॉपर होने चाहिए, तब हम क्या है, एआई कर सकते हैं। तो ये सारे आपके उपकरण हो गए। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब नेचुरल मैटिंग कराते हैं तो इससे नेचुरल मैटिंग के और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो तो आना चाहिए। एक हमें क्या होता है, जब हम एआई कराते हैं, इससे क्या होता है, जो भी हमारे पास मेल पशु है वो अच्छा, उसके अंदर जेनेटिक करैक्टर है, ज़्यादा दूध देने वाले हैं, अच्छा उसके क्या बॉडी वेट गेन करने वाला है, तो वो उस पशु को क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें तो अच्छा होगा। कब यूज कर सकते हैं, जब उसका हम सीमन कलेक्ट करके उसको लैब में प्रोसेस करके उसकी सीमन स्ट्रा बनाकर उसको क्या है, यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टेक्नीशियन के द्वारा। अगर आपका नेचुरल करेंगे तब क्या होगा, एक मेल, जो भी मेल सेलेक्ट किया है आपने, एक साल में कितनी भैंसों को गर्भित कर सकता है, 50 से 60। 50 से 60 कैसे कर सकता है, एक हफ्ते में 2 ही भैंसों को गर्भित कर सकता है, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस आपको बताया था। तभी उसमें क्या होगा, एक हफ्ते से में 2 भैंसों को गर्भित करेगा, तब उसके सीमन में क्या होगा, वो ताकत रहेगी जो फीमेल पशु को फर्टिलाइज कर सके, ओवा को फर्टिलाइज कर सके, उसको गर्भित कर सके। वो प्रोसीजर बता दिया था आपको। तो 50 से 60 कर रहा है कुल। और हम अगर एआई के द्वारा उसका सीमन कलेक्ट करने के बाद, लैब में उसका प्रोसेस करने के बाद, सीमन स्ट्रा बनाने के बाद यूज कर रहे हैं, तो एक साल में कितनी भैंसों को गर्भित कर सकता है, कितने, हाँ, 1000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, इतनी पशुओं को वो गर्भित। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। जो हमारे पास अच्छी जेनेटिक करैक्टर है जिस मेल के अंदर, उस जेनेटिक करैक्टर का सीमन अगर हम यूज करेंगे तो उससे जिस क्षेत्र में भी यूज करेंगे, उस क्षेत्र में जो भी बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, अच्छी नस्ल के आएंगे, ज़्यादा दूध देने वाले पैदा होंगे। तो हमारा किसान है जो भी, उसकी आय बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक, उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो हमारी सोच यही है, जो भी किसान के पास बच्चा हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाला हो, ठीक है। और क्या करना चाहिए इसमें, जो भी, और आपने देखा होगा कुछ पशु ऐसे होते हैं जो फीमेल पशु हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अगर मेल पशु है, नेचुरल मैटिंग करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका ज़्यादा बॉडी वेट है, जब उस पर मैटिंग करेगा, माउंट करेगा, तब क्या होगा, वो उसका वेट गेन सहन नहीं कर पाएगा और उसमें क्या हो, नेचुरल मैटिंग नहीं हो पाएगी। आगे सुनना, तो ये भी हो, या फिर इसका उल्टा कर लीजिए,
जो हमारा मेल है वो छोटा है, लेकिन जेनेटिक कैरेक्टर क्या होता है उसमें दूध देने वाले ज़्यादा हैं। फीमेल क्या है उससे ज़्यादा बड़ी है, ऊंची भी है, तो उसे माउंट करेगा तो क्या उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजेशन या प्रॉपर मैटिंग नहीं हो पाएगी, परेशानी होगी। तो ये भी परेशानी आती है। और क्या करेक्टर होता है, अगर कोई मेल ऐसा है जो जेनेटिक करेक्टर के हिसाब से जो भी उसके अंदर हमने लैब टेस्ट किए हैं उसमें क्या है वो प्रॉपर अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया उसमें फिजिकल डैमेज हो गया। ठीक है, फिजिकल डैमेज का मतलब उसकी टांग पिछली एक खराब हो गई या दो खराब हो गई, तब उसमें क्या हो सकता है उसको यूज नेचुरल मैटिंग में नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है अगर उसका हम सीमन कलेक्ट कर लें, बहुत सारी विधियां बताई थी आपको, कोई सी भी विधि से हम उसका सीमन कलेक्ट कर सकते हैं। लैब में ले जाने के बाद उसका क्या हो जाता है, लैब में ले जाने के बाद उसमें प्रोसीज होता है और सीमन एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो यूज कर सकते हैं ऐसे पशु का भी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्या फायदा होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है जो हमारी इनब्रीडिंग है उसको क्या हम करते हैं रोक देते हैं, आउटब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग चालू हो जाती है। क्यों, अगर हमने कोई मेल पशु अपने यहाँ मैटिंग, आपके पास 10 फीमेल पशु हैं, एक मेल रख रखा है, तो उसमें क्या होगा इस पीढ़ी में भी उसने क्या मैटिंग की, अगली पीढ़ी में भी वही मैटिंग कर रहा है, तो क्या होगा इनब्रीडिंग चल जाती है। जो उसमें अच्छे करैक्टर आने वाले हैं वो शो नहीं हो पाते। अब ये हमारा सीमन आता है, ये कहाँ से आता है, लैब से। क्या पता कौन से नंबर का सांड है, वहाँ पे तो बहुत सारे सांड होते हैं जिनसे सीमन कलेक्ट किया जाता है, कौन से नंबर के जो मेल है उसका आपके पास सीमन आ गया, तो क्रॉस ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग होगी। तो इससे क्या होगा था, हम एआई करेंगे नेचुरल या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या करता है, हमारा क्रॉस ब्रीड या आउट ब्रीडिंग को बढ़ाता है। अगर हम नेचुरल मैटिंग करते हैं, अगर वही मेल रख रखा है, तो उसमें क्या होता है इनब्रीडिंग बढ़ती है, जिससे क्या होता है हमारे जो पशु का जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें जो अच्छे करैक्टर हैं वो शो नहीं कर पाता नेचुरल मैटिंग में। आगे समय या फिर ऐसा होना चाहिए हर 4 साल पे या 3 साल पे हमें क्या है जो मेल पशु है मैटिंग करने वाला उसको एक्सचेंज करना चाहिए, तब कर सकते हैं। तब हमारा क्या होता है, फिर भी हमारा कहने का मतलब क्या है, हमें इनब्रीडिंग को क्या है कम करना है। इनब्रीडिंग के बाद क्या करना है, उसके बाद अगर उसकी क्या होता है जो फीमेल पशु है या मेल पशु है उसमें क्या करना रहता है, उसमें कोई ऐसी तो बीमारी नहीं है जो बच्चा फेंकने वाली बीमारी हो, क्वाइटल डिजीज बोलते हैं। ठीक है, मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। क्वाइटल डिजीज वो होती है जो मेल और फीमेल के आपस में नेचुरल मैटिंग करते हैं, जिसकी वजह से बीमारी मेल की में होगी तो फीमेल में चली जाएगी, फीमेल की है तो मेल में चली जाएगी। ठीक है, जैसे ब्रूसेला एबोर्टस है, ट्राइकोमोनास फीटस है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हमारा क्वाइटल डिजीज में आती हैं। अगर मेल में है तो फीमेल में चली जाती है, फीमेल में तो मेल में। अगर ऐसा पशु मैटिंग करेगा, अगर फीमेल के अंदर ऐसी बीमारी है, कंटामिनेशन है उसका जेनाइटल पार्ट, तो क्या होगा जब मेल उसमें मैटिंग करेगा तो मेल में चली जाएगी, मेल में चली जाएगी। जितने पशुओं को वो मैटिंग करेगा सारे में क्या होगा वो बीमारी बांट देगा, तो हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये क्या करती है सारी बीमारी, कोई तीसरे महीने में बच्चा फेंक देता है हमारा पशु, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो गया सक्सेसफुल, लेकिन क्या हो अर्ली एम्ब्रियोनिक उसमें डेथ हो जाती है, अबॉर्शन हो जाता है। या फिर क्या होता है तीसरे महीने में वो बच्चा फेंक देता है। कुछ पशु होते हैं जो 7वें महीने में, 6ठे महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में बच्चा फेंक देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इससे क्या होगा, हम बच सकते हैं अगर एआई करेंगे, सारा सब कुछ करेंगे, अच्छे से करेंगे, साफ सुथरा जो भी हमारा सावधानियां बरतनी है उसके साथ करेंगे, तो हमारा क्या होगा इन सब परेशानियों से हम निजात पा जाएंगे। और क्या करना है इसके बाद, हो गया आपके पास। इसमें अगर किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो आप पूछ सकते हो, क्या कोई परेशानी आ रही हो क्या सर हमें यहाँ पर बता दीजिए।